एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से सिर्फ 2 पल का साथ मांगता रहा, लेकिन बेटे के पास उसके लिए वक्त नहीं था। जब बाप अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब बेटा विदेश में अपनी पत्नी के साथ आलीशान ट्रिप का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उस बूढ़े बाप ने ऐसा फैसला लिया जिसने बेटे के घमंड को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि आज के जमाने के उस कड़वे सच की है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। दयानंद जी के दिन की शुरुआत अकेलेपन के साथ होती थी। वो सुबह उठकर अपनी चाय खुद बनाते और फिर अखबार पढ़ते हुए घंटों तक अपने घर के बरामदे में बैठकर गली से गुजरते लोगों को चुपचाप देखते रहते थे। उनके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उनका हाल चाल पूछने के लिए आ जाते थे, लेकिन हर किसी की अपनी जिंदगी थी। बेटा बहू दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। एक दिन की बात है, सुबह से ही दयानंद जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनके सीने में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था और बार बार उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें गैस की समस्या हो गई है और उसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। इसलिए उन्होंने कई घरेलू नुस्खे आजमाए, लेकिन 3-4 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई खास आराम नहीं मिला। तो वो टैक्सी करके डॉक्टर को दिखाने चले गए। डॉक्टर ने जब उनका चेकअप किया तो वो बोले कि आपको कुछ जरूरी टेस्ट करवाने होंगे। हो सकता है कि आपके दिल से जुड़ी कोई समस्या हो। डॉक्टर ने सलाह दी कि इस उम्र में उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। घर आकर दयानंद जी ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने बेटे शरद को फोन किया। शाम का वक्त था। वो जानते थे कि शरद शायद इस समय तक ऑफिस से निकल चुका होगा। फोन की घंटी लगातार बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से फोन नहीं उठाया गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद दयानंद जी ने 10 मिनट बाद एक बार फिर अपने बेटे को फोन मिलाया और इस बार फोन उठ गया। दूसरी तरफ से शरद की आवाज आई, जिसमें साफ तौर पर झुंझलाहट थी। उसने बिना कोई हालचाल पूछे सीधे कहा, हाँ पापा, बोलिए क्या बात है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऑफिस के समय मुझे फोन मत किया करिए। दयानंद जी का गला ये सुनते ही सूख गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा अभी तो शाम के 5 बजे हैं और मुझे लगा कि तुम ऑफिस से निकल गए होगे। शरद ने कहा, मेरा काम शाम 5 बजे खत्म नहीं होता। मेरी अभी अपने क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है। आप जल्दी बताइए, आखिर बात क्या है। तब दयानंद जी ने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं डॉक्टर को दिखाने गया था तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने को कहा है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। ये सुनते ही शरद ने एक गहरी सांस ली, जो दूसरी तरफ दयानंद जी को भी सुनाई दी। वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, पापा आप भी ना हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं। अरे आपकी उम्र हो गई है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे तो लगा ही रहेगा ना। आप अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मैं यहाँ से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर सलाह ले लूंगा। और हाँ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए। मैं अभी अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। आप किसी अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवा लीजिए। मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। अगले महीने मेरा प्रमोशन लगने वाला है और मुझे बहुत सारे टारगेट पूरे करने हैं। आप समझ रहे हैं ना। दयानंद जी ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। और फिर उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद दयानंद जी काफी देर तक अपना मोबाइल हाथ में पकड़े बैठे रहे। उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी। उनके पास अपनी पेंशन थी और सेविंग के भी काफी पैसे थे। उन्हें जरूरत थी तो सिर्फ अपने बेटे के साथ की। वो चाहते थे कि शरद बस एक बार इतना कह दे कि पापा आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ, या कम से कम 2 मिनट तसल्ली से उनसे बात ही कर लेता। लेकिन शरद के लिए उनका दुख और उनकी तकलीफ सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी थी, जिसे पैसों से ठीक किया जा सकता था। उसी रात शरद ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ एक शानदार पार्टी की। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी डील मिली थी। पार्टी में उसने हजारों रुपए उड़ा दिए थे और दूसरी तरफ दयानंद जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैंने उसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया? क्या मैं उसे जिंदगी की असली कीमत नहीं समझा पाया?
क्या उसे कभी यह एहसास होगा कि उसके लिए उसके पिता ने कितनी मेहनत और कितने त्याग किए थे। अगले कुछ दिन दयानंद जी के लिए बहुत भारी गुजरे। उन्होंने सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट में आया कि उनके दिल की नसों में ब्लॉकेज है और जल्दी ही ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। ये खबर सुनकर वो और ज्यादा अकेला महसूस करने लगे। उन्होंने रिपोर्ट्स की तस्वीरें खींचकर शरद को व्हाट्सएप पर भेज दी, लेकिन 2 दिन तक शरद का कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन शाम को शरद का फोन आया। उसने कहा, हाँ पापा, मैंने रिपोर्ट देख ली हैं। ये सब इस उम्र में तो सामान्य बात है। यहाँ मैंने एक स्पेशलिस्ट से बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी ऑपरेशन इतना जरूरी नहीं है। आप ऐसा करिए, दवाइयां लेना शुरू कर दीजिए और खाने पीने का भी ध्यान रखिए। डॉक्टर जो परहेज बताए उसका पालन करिए। मैं यहाँ से कुछ अच्छी दवाइयां लिखवाकर आपको कोरियर करवा देता हूँ। ये सब सुनकर दयानंद जी का दिल बैठ गया, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने उन्हें साफ कहा था कि उनकी हालत में खतरा हो सकता है, लेकिन उनका बेटा इसे मामूली बात बता रहा था। उन्होंने दबी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम एक बार भी नहीं आ सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ संभालने वाला भी कोई नहीं है। इस बात पर शरद ने चिढ़कर कहा कि आप फिर से इमोशनल बातें करने लगे पापा। मैंने कहा ना कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। इस वक्त अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो फिर मेरा करियर दांव पर लग जाएगा। पूजा भी काफी व्यस्त है और रोहन के स्कूल चल रहे हैं। आप पड़ोस में रहने वाले गोपाल चाचा से कहकर किसी नौकर का इंतजाम करवा लीजिए। पैसे मैं भेज दूंगा। आप बच्चों की तरह जिद मत किया करिए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उस दिन दयानंद जी को एहसास हुआ कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा है। वो एक मशीन बन चुका है जिसके अंदर इमोशन नाम की कोई भी चीज नहीं बची। उस दिन से उन्होंने रोना बंद कर दिया और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब शरद से वो कोई भी उम्मीद नहीं रखेंगे। उधर मुंबई में शरद अपनी कामयाबी के नशे में चूर था। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली है। वो अपने परिवार के साथ लंदन ट्रिप की प्लानिंग बना रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बाप को वो पुराने मकान में तिल तिल करके मरने के लिए छोड़ आया है, उनके आंसुओं का हिसाब होना अब शुरू हो चुका है। उधर दयानंद जी ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या बदल ली थी। वो ज्यादातर वक्त मंदिर में ही गुजारने लगे थे। वहां की शांति और सुकून उन्हें घर के सन्नाटे से कहीं बेहतर लगता था। कई बार वो हाथ में माला लेकर भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे कि उन्हें अचानक चक्कर आ गया। तभी पास ही खड़े हुए एक शख्स ने उन्हें संभाला। वो कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना स्टूडेंट विवेक था। उसकी वहीं पर एक छोटी सी दुकान थी। उसने तुरंत दयानंद जी को पानी पिलाया और पूछा कि सर, आप ठीक तो है ना? दयानंद जी ने कमजोर आंखों से उसकी तरफ देखा और बोले, हाँ बेटा, बस थोड़ी कमजोरी हो गई थी। विवेक ने जिद करके उन्हें रिक्शे में बिठाया और फिर खुद उनके साथ उनके घर तक आया। घर के हालात और दयानंद जी के अकेलेपन को देखकर उसका दिल भर आया। उसने पूछा कि शरद भैया नहीं आए क्या आपकी देखभाल करने के लिए? तो दयानंद जी ने ये सुनते ही अपनी नजरें झुका ली और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले कि वो बहुत व्यस्त है बेटा। ये सुनकर विवेक सब समझ गया, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन उस दिन से उसने एक नियम बना लिया कि वो रोज सुबह शाम दयानंद जी का हालचाल लेने के लिए आएगा। उसका ये निस्वार्थ सेवा भाव दयानंद जी के जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था। उधर शरद अपनी लंदन ट्रिप की पैकिंग में काफी व्यस्त था। उसने अपने पिता को ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो लोग देश से बाहर जा रहे हैं। उसे ये लग रहा था कि अगर उसने बता दिया तो पापा फिर से अपनी बीमारी का रोना लेकर बैठ जाएंगे। और इस तरह शरद अपनी खुशियों की दुनिया में पूरी तरह डूबकर अपने बूढ़े बाप को भगवान के भरोसे छोड़कर लंदन चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लंदन की यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ साबित होने वाली है। कर्मों का फल कैसे मिलता है यह अब उसे अच्छे से समझ आने वाला था। विवेक रोज सुबह शाम दयानंद जी के पास आता और उनकी तबीयत के बारे में पूछ कर जाता। वो देख रहा था कि सर की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनका चेहरा सफेद पड़ रहा है। विवेक ने कई बार कहा भी कि चलिए किसी स्पेशलिस्ट या फिर बड़े डॉक्टर को जाकर दिखा लेते हैं, लेकिन दयानंद जी हर बार उसकी बात टाल देते थे। वो कहते थे कि बेटा, सच कहूं तो अब इस शरीर का बोझ उठाने का मेरा मन नहीं करता।
जब अपना ही खून पराया हो गया है तो फिर अब मेरी इन सांसों का क्या मतलब बचा है। विवेक ने उन्हें समझाया कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, भगवान सब कुछ देख रहा है। लेकिन दयानंद जी की उदासी अब उनके जीने की इच्छा पर बहुत भारी पड़ने लगी थी। अगले दिन शाम को विवेक दयानंद जी से मिलने आया तो अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि दयानंद जी उस वक्त जमीन पर औंधे मुंह गिरे हुए थे और उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। विवेक ने तुरंत फुर्ती दिखाई और उन्हें संभालते हुए उनका सिर अपनी गोद में रखा और उनकी कलाई पकड़कर नब्ज चेक की। उसने देखा कि वो बहुत धीमी चल रही थी। वो बेचारा घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और एम्बुलेंस बुलवाई। कुछ देर बाद जब एम्बुलेंस आ गई तो वो उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। रास्ते भर उसने दयानंद जी का हाथ पकड़कर रखा और वो उनसे कहता रहा, सर आप आंखें खोलिए, हिम्मत रखिए, हम बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दयानंद जी की आंखें हल्की खुली थीं, लेकिन उनकी नजरें जैसे पहचान खो चुकी थी। वो लगातार विवेक को देख रहे थे, लेकिन वो विवेक के चेहरे में अपने बेटे के चेहरे को ढूंढ रहे थे। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और अब तुरंत इलाज शुरू करना होगा। लेकिन जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के नियम होते हैं, उन्होंने पहले फॉर्म भरने और पैसे जमा करने की बात कही। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने विवेक से पूछा कि मरीज के साथ आपका क्या रिश्ता है, वो फॉर्म पर क्या लिखे। ये सुनकर विवेक को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले, क्योंकि वो ना तो उनका बेटा था और ना ही कोई रिश्तेदार। लेकिन उसी पल उसने पेन उठाया और रिलेशनशिप वाले कॉलम में बेटा लिख दिया। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर काउंटर पर जमा करवा दिए, जो उसने अगले महीने अपनी दुकान के किराए और माल के लिए बचाकर रखे थे। उधर डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया था। विवेक ने बहुत बार शरद को फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा और व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस भी भेजे कि शरद भैया, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, प्लीज आप फोन उठा लीजिए। लेकिन व्हाट्सएप पर वो मैसेज भी सिंगल टिक बनकर रह गया, क्योंकि शरद तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे तो इस बात का एहसास तक नहीं था कि इस वक्त जब वो अपनी जिंदगी का सुख उठा रहा है, तब उसका बूढ़ा बाप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और ऐसे वक्त में एक अजनबी लड़का उनका अपना बेटा बनकर खड़ा है। पूरी रात विवेक हॉस्पिटल की बेंच पर ही बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस आईसीयू के दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा था। सुबह होते ही डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने विवेक से कहा कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ये सुनकर विवेक ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अगले 2 दिनों तक दयानंद जी आईसीयू में ही रहे और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने पास विवेक को ही पाया। उनकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। विवेक ने धीरे से कहा, सर आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आप जल्दी ठीक होकर घर भी चले जाएंगे। दयानंद जी ने कमजोर आवाज में पूछा, शरद आया है क्या? तो विवेक के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने इस वक्त झूठ बोलना ठीक नहीं समझा और सिर झुकाकर कहा कि उनका फोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या फिर वो किसी ऐसी जगह पर हैं जो आउट ऑफ कवरेज एरिया है। ये सुनकर दयानंद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों के कोनों से टप टप करके आंसू गिरने लगे और तकिए में समा गए। इन आंसुओं में जो दर्द था वो शायद उस हार्ट अटैक के दर्द से भी कहीं ज्यादा गहरा था। तकरीबन 10 दिन के बाद शरद और पूजा इंडिया वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उतरते ही शरद ने अपने फोन को ऑन किया और जैसे ही फोन ऑन किया तो उसमें नेटवर्क आया तो मिस्ड कॉल्स की जैसे बाढ़ आ गई थी। शरद ने चिढ़ते हुए फोन को देखा तो उसने विवेक की 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। उसने सोचा जरूर पापा ने फिर से कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया होगा। उसने लापरवाही से व्हाट्सएप खोला और विवेक का भेजा हुआ वॉइस मैसेज सुना। शरद भैया, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनते ही शरद के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि
जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। लेकिन जब उसने बाकी के मैसेज भी पढ़े तो उसे सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी कि उसके दिमाग में इस वक्त दुख से ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि उसकी इतनी आलीशान ट्रिप का अंजाम ऐसी बुरी खबर के साथ हुआ। उसने पूजा को बताया कि पापा हॉस्पिटल में हैं। तो पूजा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, तो अब क्या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? और यह भी तो हम लंदन से ही थके हुए आए हैं। कल आपको ऑफिस भी ज्वाइन करना है। इस पर शरद ने कहा, जाना तो पड़ेगा, वरना फिर रिश्तेदार बातें बनाएंगे और समाज में भी हमारी नाक कट जाएगी। इस वक्त उन्होंने दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट बुक की। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो शरद सीधा आईसीयू में पहुंचा। उसने देखा कि उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और विवेक उनके पास बैठकर उन्हें फ्रूट्स खिला रहा है। ये नजारा देखकर शरद को अजीब सी जलन हुई। उसे लगा कि ये बाहरी लड़का उसके पापा के इतना करीब क्यों बैठा है। उसने विवेक को एक तीखी नजर से देखा, जैसे कि कह रहा हो कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, इसीलिए तुम जा सकते हो। विवेक ने शरद को देखकर राहत की सांस ली। उसने खड़े होकर कहा कि भैया आप आ गए, डॉक्टर साहब राउंड पर निकले हैं, अभी थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। शरद ने विवेक को थैंक यू तो छोड़ो, उससे अच्छी तरह से बात तक नहीं की। उसने अपने पापा के पास जाकर बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा कि अब आप कैसे हैं। तो दयानंद जी ने अपनी आंखें खोली और बेटे को देखा। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले अपने बेटे को देखकर आ जाया करती थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चुपचाप उसे देखते रहे। शरद को ये खामोशी काफी चुभी। उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ और ये है कि बात भी नहीं कर रहे। फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। उसने डॉक्टर से मिलने की बात कहकर वहां से निकलना ही बेहतर समझा। बाहर आकर शरद ने कुछ पैसे निकालकर विवेक की तरफ बढ़ाए। ये लो तुम्हारा आने जाने का खर्चा, और जो भी तुमने यहाँ पर खर्च किया है उसके लिए। इस बात पर विवेक ने उन पैसों को देखा और हाथ जोड़कर कहा, शरद भैया मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है। दयानंद जी मेरे टीचर हैं और मेरे पिता की तरह भी हैं। उनका कर्ज मैं पैसों से नहीं चुका सकता। आप ये पैसे रख लीजिए, बस आप उनका ख्याल रखिए। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। शरद हाथ में वो पैसे लिए वहां खड़ा रह गया। उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि उसका पैसा हर जगह नहीं चल सकता है। उसने डॉक्टर से बात की और फिर ये तय किया गया कि जैसे ही उसके पापा वहां से डिस्चार्ज होंगे तो वो उन्हें वापस घर छोड़कर मुंबई लौट जाएगा। उसे लगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। वो यहाँ पर आ गया है और उसने सारे बिल भर दिए हैं, तो उसके हिसाब से यही सेवा थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राउंड पर आए तो शरद तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर साहब हम इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं क्या? दरअसल मुझे मुंबई वापस निकलना है, वहां मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ। डॉक्टर ने अपने चश्मे के ऊपर से शरद को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा। उन्होंने कहा, मिस्टर आपका नाम क्या है? शरद ने अपना नाम बताया तो वो बोले, मिस्टर शरद, आपके पिता को अभी आराम और देखभाल की जरूरत है। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अभी कम से कम 3-4 दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर आप घर पर सारी मेडिकल सुविधाएं और 24 घंटे नर्स का इंतजाम कर सकते हैं तो फिर हम कल ही डिस्चार्ज कर देंगे। शरद के चेहरे पर यह सुनते ही चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ डॉक्टर साहब, पैसों की तो कोई फिक्र मत करिए, आप सबसे बेस्ट नर्स का इंतजाम करवा दीजिए। मैं सारी फीस का पेमेंट कर दूंगा, बस मुझे कल तक किसी भी तरह से यहाँ से निकलना है। डॉक्टर ने दयानंद जी की तरफ देखा जो खामोशी से अपने बेटे की जल्दबाजी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरा दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझदारी और स्वीकार्यता दिखाई दे रही थी। मानो उन्होंने ये सच्चाई मान ली हो कि अब वे अपने बेटे के लिए केवल एक बोझ और जिम्मेदारी बनकर रह गए हैं, जिससे छुटकारा पाने की वो जितनी जल्दी हो सके कोशिश करना चाहता है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, कल सुबह हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन याद रहे कि उन्हें किसी भी तरह का टेंशन या दबाव नहीं होना चाहिए। तो शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब, आखिर टेंशन किस बात की होगी, मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगली सुबह दयानंद जी को
अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शरद ने कार मंगवा ली ताकि अपने पिता को घर ले जा सके। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो विवेक गेट पर ही खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फल थे। शरद ने उसे देखा तो उसके माथे पर लकीरें आ गईं। उसे लगा कि ये लड़का फिर से हमदर्दी हासिल करने के लिए यहाँ आ गया है। विवेक आगे बढ़ा और उसने दयानंद जी के पैर छू लिए। उसने कहा, सर, अब आप ठीक लग रहे हैं, घर जाकर आराम करिए। दयानंद जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उनका हाथ अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसमें भरपूर आशीर्वाद था। तभी शरद ने विवेक से कहा, ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। अब तुम अपना काम देखो, हमें परेशान मत करो। विवेक ने कुछ भी नहीं कहा, बस वो चुपचाप पीछे हट गया। कार जब पुराने मोहल्ले की गलियों में दाखिल हुई तो शरद की नाक सिकुड़ गई। जगह जगह कचरे के ढेर और खुली नालियों की बदबू उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने ड्राइवर से कहा कि शीशे बंद कर लो। दयानंद जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। ये गलियां उनकी अपनी थीं। यहाँ की धूल में उनकी पुरानी जवानी गुजरी थी, लेकिन आज उनका बेटा उन्हीं गलियों से नफरत करता था। कार घर के बाहर आकर रुकी। शरद ने उतरकर चारों तरफ देखा। घर की हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा था और मेन गेट पर जंग लगा हुआ था। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी सीलन की महक ने उसका स्वागत किया। शरद ने तुरंत अपनी जेब से रूमाल निकालकर नाक पर रख लिया। उसने पूजा को फोन मिलाया, जो होटल में रुकी हुई थी। उसने कहा कि पूजा, तुम अभी यहाँ मत आना, यहाँ बहुत गंदगी है। मैं पापा को बस घर पर छोड़कर आता हूँ। तुम अपनी पैकिंग शुरू करो, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे। दयानंद जी धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में आ गए। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। बिस्तर पर वही पुरानी चादर और मेज पर रखी उनकी पत्नी की तस्वीर। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा और एक उदासी भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, जैसे वो अपने आप से ही कह रहे हो कि अच्छा हुआ तुम पहले ही चली गई, वरना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। शरद ने तुरंत एक सफाई वाले को बुलवाया और घर की पूरी सफाई करवाई। उसने शहर की एक एजेंसी से बात करके एक मेड का इंतजाम भी कर दिया था, जो रात में वहीं रहने वाला था। शाम तक जब सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो गया तो शरद दयानंद जी के पास आया। उसने कुर्सी खींची और उनके सामने बैठ गया। फिर बोला, देखिए पापा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ये लड़का 24 घंटे आपके पास रहेगा। खाना पकाने वाली औरत को भी लगवा दिया गया है। और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उन पैसों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। दयानंद जी ने बेटे की तरफ देखा। उन्होंने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और बोले, बेटा, तुम कल ही जा रहे हो? शरद ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ पापा, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मैं समय पर नहीं गया तो मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। और वैसे भी अब आप खतरे से बाहर हैं। यहाँ सारी सुविधाएं भी हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दयानंद जी ने गहरी सांस ली। वो बोले, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, काम ज्यादा जरूरी है, तुम मेरी फिक्र मत करो। शरद को लगा कि उसके पापा मान गए हैं। उसे अंदर से बहुत राहत महसूस हुई। लेकिन उस रात घर में एक और ऐसी बात हुई जिसने इस रिश्ते की बची कुची डोर को भी और ज्यादा कमजोर कर दिया। शरद अपने पापा के कमरे में अलमारी के पास कुछ ढूंढ रहा था। खट पट की आवाज सुनकर दयानंद जी की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि ये शरद है तो वो पूछने लगे, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? इस पर शरद थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने कहा कि वो पापा, मैं बस घर के कागजात देख रहा था। वो क्या है ना कि आपकी तबीयत का तो कुछ भरोसा है नहीं। भगवान न करे अगर कल को आपको कुछ हो गया तो बाद में बहुत सारे कानूनी झमेले हो जाते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप एक वसीयत बनवा देते या फिर प्रॉपर्टी के कागजात मेरे नाम कर देते तो सब कुछ आसान हो जाता। आखिर आपका इकलौता बेटा हूँ, सब कुछ तो मेरा ही है। लेकिन फिर भी अगर कागजी कार्रवाई पहले से ही पूरी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दयानंद जी ने जब ये सुना तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या रिश्ते इस हद तक भी गिर सकते हैं? क्या पैसों की भूख इंसानियत को इतना नीचे गिरा सकती है? उन्होंने शरद को देखा। ये वही शरद था जिसे उन्होंने अपनी छाती से लगाकर सुलाया था। दयानंद जी का दिल एक बार फिर टूट गया, लेकिन इस बार टूटे दिल की कोई आवाज नहीं हुई।
दुख पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, बेटा, कागजात अलमारी के सबसे ऊपर वाले लॉकर में है और चाबी वहीं दराज में रखी हुई है। तुम ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करवा लेना। मुझे अब इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। शरद ने खुश होकर कहा, थैंक यू पापा, अब आप आराम करिए। मैं कल ही वकील से बात करके कागजात तैयार करवा लूंगा। आप बस उन पर साइन कर दीजिएगा। शरद ने कागजात निकाले और उन्हें अपने बैग में रख लिया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। वो खुश होकर अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन दयानंद जी उस रात सो नहीं पाए। वो पूरी रात करवटें बदलते रहे और छत को घूरते रहे। उनके दिमाग में एक भयंकर तूफान चल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने अपने बेटे को सुख सुविधाएं तो दी, लेकिन अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। उन्होंने उसे उड़ना तो सिखाया, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना नहीं सिखा पाए, और आज उसी का फल उन्हें मिल रहा था। अगली सुबह शरद तैयार होकर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो बहुत बड़ी जंग जीत कर आया हो। पूजा भी होटल से सीधा वहीं आ गई थी। वो अभी कार में बैठकर हॉर्न बजा रही थी। शरद ने कहा, पापा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं फोन करता रहूंगा, और हाँ, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिएगा। दयानंद जी के मुंह से बस इतना निकला, खुश रहो। इसके बाद शरद मुड़ा और दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पलटकर अपने पिता को नहीं देखा और कुछ ही सेकंड में कार गली की धूल उड़ाती हुई रफ्तार से चली गई। दयानंद जी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपने बेटे को जाते हुए देखते रहे। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो उसके थोड़ी देर बाद ही विवेक वहां आ गया। उसने देखा कि सर अकेले बैठे हुए हैं। वो उनके पास आया और बोला, क्या शरद भैया चले गए? तो दयानंद जी ने कहा, हाँ बेटा, वो लोग चले गए, लेकिन अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि अब मुझे जरूरी काम करना है। विवेक ने पूछा, क्या काम है सर? तो उसके इस सवाल को सुनते ही दयानंद जी की आंखों में एक नई चमक उभरी। उन्होंने कहा, विवेक, तुम मुझे एक अच्छे वकील के पास लेकर चलो, क्योंकि मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। ये सुनकर विवेक हैरान हो गया। उसने कहा, सर, अभी तो आप हॉस्पिटल से ही आए हैं, अभी आप आराम कीजिए, ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। दयानंद जी ने कहा, नहीं बेटा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं करनी। जो गलती मैंने इतने सालों तक की है, उसे ठीक करने का इससे सही वक्त और कभी नहीं आएगा। मेरे पास हो सकता है शायद अब ज्यादा वक्त बचा भी ना हो। मुझे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। उस दिन दयानंद जी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज उनके बेटे तक भी पहुंचने वाली थी। उन्होंने शहर के सबसे मशहूर वकील को अपने घर बुलाया। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि सर आखिर क्या करने वाले हैं। शाम को वकील ने जाते वक्त कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं कल ही सारे कागजात तैयार करवा दूंगा और रजिस्टर भी करवा दूंगा। इसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपके फैसले को चुनौती नहीं दे सकती है। दयानंद जी ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहा। वकील के जाने के बाद दयानंद जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो उन्होंने पिछले कई सालों में महसूस नहीं किया था। उधर मुंबई के रास्ते में शरद बहुत खुश था। वो पूजा से कह रहा था कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा मान जाएंगे। अब सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी और हम इसको बेचकर एक शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं। पूजा भी ये सुनकर बहुत खुश थी। कहने लगी कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी वहां कौन रहने जाएगा, ऐसी गंदी और बदबूदार जगह। अच्छा हुआ तुमने बिल्कुल सही समय पर बात कर ली। दोनों पति पत्नी अपने ही ख्यालों की दुनिया में खुश हो रहे थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके पिता ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। जिन्हें वो एक लाचार और बूढ़ा आदमी समझ रहे थे, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चल दी थी। अगले कुछ दिनों में दयानंद जी की तबीयत में तेजी से सुधार आया। शायद जब दिमाग का बोझ बहुत हल्का हो जाता है तो फिर शरीर भी साथ देने लगता है। उधर शरद बहुत खुश था। उसके पास घर के पुराने कागजात थे और अपने पापा की सहमति भी थी। उसने अपने दोस्तों और संपर्कों से बात भी शुरू कर दी थी कि कैसे उस पुरानी कोठी को अच्छी कीमत में बेचा जा सके। पूजा भी बहुत खुश थी कि चलो, एक बड़ी जिम्मेदारी सिर से उतर गई। वो दोनों वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और आने वाले पैसों के सुनहरे सपने देख रहे थे। इधर दयानंद जी पहले से ज्यादा निश्चिंत और खुश नजर आ रहे थे।
उनके चेहरे पर अब वो चिंता की लकीरें नहीं थी जो शरद के आने से पहले हुआ करती थी। विवेक उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। विवेक